हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 22 अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहा आपके समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ आरओ, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। एक दिवसीय परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, ठीक है, वीडियो, बीपीडीओ तथा अन्य जो सभी परीक्षाएं होती है जहां पर करंट अफेयर पूछे जाते हैं, जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पर करंट अफेयर आते हैं, वो सब एग्जामों के लिए आपकी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर देखा जाए तो डेली जो न्यूज़पेपर में रही महत्वपूर्ण खबरें होती है उनको हम लोग यहाँ कवर करते हैं। दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई, आकाशवाणी, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, सभी समाचार पत्रों को समाहित करते हुए, संकलित करते हुए जो इंपॉर्टेंट खबरें रहती है आपके समझ डेली प्रस्तुत किया जाता है। आज से हम लोग क्लास का पैटर्न थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्यों करेंगे, कैसा करेंगे? हम लोग 1 जनवरी से करंट अफेयर स्टार्ट किए थे, आज 22 अप्रैल है। 21 अप्रैल तक का जो करंट अफेयर हमारा अब तक आता रहा है, उस करंट अफेयर में हम लोग डायरेक्टली टॉपिक लेकर आते थे। अंत में मैं आपसे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता था। एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता था, फिर आपका सवाल आता था कि सर एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप पूछते हैं उन क्वेश्चनों का उत्तर दे दिया करिए, अगली क्लास में दे दिया करिए। तो होता क्या था, मैं उत्तर इसलिए नहीं देता था कि डेली मैं आपसे टॉपिक पूछता था, पूरा टॉपिक पढ़ाता था, टॉपिक पर आधारित कुछ क्वेश्चन होते थे, उन्हीं क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ देता था, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होता था। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के फॉर्मेट में चीजों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन के बाद एक्सप्लेनेशन होगा, और एक्सप्लेनेशन में सारी चीजों को हम लोग यहाँ पर एक साथ डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में जो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा वो प्रश्न आज के करंट अफेयर के नहीं, वो पुराने करंट अफेयर के प्रश्न होंगे, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा, करंट अफेयर का रिकॉल भी होता रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का थीम क्या है? देखा जाए तो आज यानी कि जो 22 अप्रैल का दिन है, ठीक, 22 अप्रैल के दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में, ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में मनाते हैं हर साल 22 अप्रैल का दिन। एक चीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, 5 जून का जो दिन होता है, 5 जून को हम किस रूप में मनाते हैं? 5 जून का दिवस जो होता है उसको हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या है? पृथ्वी हमारी माँ है, ऑप्शन बी कह रहा है, हमारी शक्ति हमारा ग्रह, ऑप्शन सी कह रहा है पर्यावरण बचाओ जीवन बचाओ, ऑप्शन डी कह रहा है स्थायी भविष्य के लिए सहयोग। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हमारी शक्ति हमारा ग्रह इस बार जो पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है इसका थीम है। चर्चा करें यहां पर, टॉपिक पर आए तो विश्व पृथ्वी दिवस 2025, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस 2025 हमारी शक्ति हमारा ग्रह थीम पर मनाया जा रहा है, ठीक है। थीम याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लेनेट, ठीक है, इस थीम पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। यह थीम जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के दुरुपयोग से निपटने के साथ पर्यावरण के लिए जागरूकता फैलाने पर आधारित है, ठीक है। पर्यावरण जो होता है, पर्यावरण के दुरुपयोग से बचने के लिए, साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने पर आधारित है। और पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? थीम याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से थीम पर क्वेश्चन बना के यहां से आपसे पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो पृथ्वी बचाओ सम्मेलन है इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? इसका आयोजन किया जा रहा है नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। कब हो रहा है इसका आयोजन? आज ही हो रहा है, यानी कि 22 अप्रैल को। परीक्षा में आपसे पूछे इसका आयोजन कब हुआ था, तो 22 अप्रैल को। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? आयोजन का उद्देश्य क्या था? सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो पृथ्वी बचाओ सम्मेलन के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, बांस की क्षमता को प्रदर्शित करना, सी कह रहा है मिट्टी संरक्षण तकनीकों को बढ़ावा देना, और डी कह रहा है ई वाहन को बढ़ावा देना। तो यहां पर सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, ठीक है। जो बांस की क्षमता है, पर्यावरण परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन की दिशा में देखा जाए, रोकथाम के दिशा में किस प्रकार से बांस सहायक हो सकते हैं, उसकी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से ही देखा जाए, इसी उद्देश्य से पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन आज किया गया, ठीक है। चर्चा कर लें, टॉपिक पर आते हैं। तो पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 22 अप्रैल को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर जो पूसा है, यहीं पर पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, ठीक है। पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। कब किया गया? 22 अप्रैल को किया गया। कहां पर इसका आयोजन हुआ था? नई दिल्ली में, पूसा में इसका आयोजन किया गया था। उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को कम करने और आर्थिक विकास को गति देने में जो बांस की क्षमता है, ठीक है, इसका पता लगाना था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। आगे बात करें, इस दौरान
जलवायु कार्रवाई और हरित नवाचार में क्रांतिकारी बदलाव का नेतृत्व करने वाले 15 जो अग्रदूत हैं उनको इंडिया सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। ठीक है, कितने लोगों को सम्मानित किया गया है इंडिया सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 से? तो कुल 15 लोगों को सम्मानित किया गया। कहां पर सम्मानित किया गया? जो पृथ्वी बचाओ सम्मेलन था, इसी सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा। ठीक है, चलिए तो दूसरा टॉपिक हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है, ये क्वेश्चन है। यहां पर बात करें तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल एक साथ 10 जहाजों को संभाल सकता है। जो क्रूज टर्मिनल है ये एक साथ 10 जहाजों को संभाल सकता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है, यहां पर दूसरा कथन है, इसकी वार्षिक क्षमता जो है ये 10 लाख यात्रियों की है। तो यहां पर देखा जाए हमारा कौन सा उत्तर जो है वो सही है? केवल बी सही है। ठीक है, बी सही है, केवल दूसरा सही है। इसकी क्षमता जो है वार्षिक वो 10 लाख की है, जबकि यहाँ जो 10 जहाजों को एक साथ संभालने की क्षमता, ये 10 जहाज नहीं, ये एक साथ 5 जहाजों को संभाल सकता है। कितने? एक साथ 5 जहाजों को संभाल सकता है। टॉपिक पे चर्चा कर ले तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से क्रूज का संचालन प्रारंभ हो गया है, 21 अप्रैल से प्रारंभ हुआ है। चर्चा करें तो केंद्रीय पत्तन जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल जो है इनके द्वारा देखा जाए तो 21 अप्रैल को मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से क्रूज को रवाना किया गया। ठीक है, आगे बात करें, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल जो है ये भारत का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल है। परीक्षा में आपसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल कौन सा है, तो मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल भारत का सबसे बड़ा वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल है। आगे हम बात कर लें, हाल ही में उद्घाटन किए गए इस टर्मिनल की क्षमता प्रतिवर्ष 10 लाख यात्रियों को संभालने की है। यानी कि एक साल में 10 लाख यात्री इस क्रूज टर्मिनल से यात्रा कर सकते हैं, यानी लगभग 10,000 यात्री प्रतिदिन। ठीक है, और वहीं पर बात कर ले तो यह टर्मिनल एक साथ 5 जहाजों को संभालने की क्षमता रखता है। एक साथ 5 जहाज, जो पानी के जहाज होते हैं, वो एक साथ यहाँ पर डॉक कर सकते हैं और यहाँ से संचालन उनका किया जा सकता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, प्रश्न में क्या था, 10 जहाजों को एक साथ संभाल सकता है, 10 जहाजों को नहीं, 5 जहाजों को एक साथ संभाल सकता है। वार्षिक क्षमता कितनी है? 10 लाख वार्षिक क्षमता है। यानी कि पर डे अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 लोग 10,000 के आसपास यहाँ पे प्रतिदिन यात्रा कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा शुरू की गई शिशु वाटिका और नारी विश्राम गृह पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई है, नाम क्या है? शिशु वाटिका एवं नारी विश्राम गृह पहल। ठीक है, ये पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है पुलिस कर्मियों को बोनस देना इसका उद्देश्य है। बी कह रहा है पुलिस कर्मियों को कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। सी कह रहा है महिला कैदियों के लिए सुविधाएं प्रदान करना है। डी कह रहा है बाल अपराधियों के लिए अलग इकाई स्थापित करना है। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। जो महिला पुलिसकर्मी है, महिला पुलिसकर्मियों को कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण देने के उद्देश्य से ही उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शिशु वाटिका एवं नारी विश्राम गृह पहल की शुरुआत की गई है। टॉपिक पे चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस दफ्तरों एवं थानों में शिशु वाटिका एवं नारी विश्राम गृह बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के संगठन, यहां पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर संगठन एसोसिएशन है, नाम क्या है? वामा सारथी। ठीक है, वामा सारथी। इसकी जो अध्यक्ष है रिटायर्ड आईएएस डिंपल वर्मा। अब यहां पर मैं आपको बता दूं डिंपल वर्मा के बारे में, जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी, क्या नाम है इनका? प्रशांत कुमार। ये प्रशांत कुमार की वाइफ है, उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार की वाइफ है डिंपल वर्मा। इन्हीं के द्वारा देखा जाए तो लखनऊ में जो पुलिस मुख्यालय है वहीं पर पहले शिशु वाटिका एवं नारी विश्राम गृह का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पहले शिशु वाटिका एवं नारी विश्राम गृह का उद्घाटन कहां पे किया गया? पुलिस मुख्यालय लखनऊ में किया गया। किसके द्वारा किया गया? डिंपल वर्मा के द्वारा किया गया। डिंपल वर्मा कौन है? देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन संगठन है वामा सारथी, इस संगठन का नाम है, और इसी संगठन की अध्यक्ष है डिंपल वर्मा, और उत्तर प्रदेश की डीजीपी की वाइफ भी है। इन्हीं के द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है इसको स्थापित करने का? तो यूपी पुलिस में महिला पुलिस कर्मियों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण एवं मूलभूत सुविधाएं देने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, अनुकूल वातावरण एवं मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से इस पहल की शुरुआत की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है?
निम्न में से किस जिले के डीएम को दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी बनाने हेतु पीएम अवार्ड मिला है? ठीक है, प्रधानमंत्री पुरस्कार से नवाजा गया है। देखा जाए तो उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के 3 आईएएस अफसरों को पीएम पुरस्कार से नवाजा गया है। कब नवाजा गया है? देखा जाए तो 21 अप्रैल का जो दिन होता है, 21 अप्रैल का दिन होता है, किस रूप में मनाया जाता है? सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, लोक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन देखा जाए तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री पुरस्कारों का वितरण किया गया पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उसी दौरान देखा जाए उत्तर प्रदेश के 3 आईएएस अधिकारियों को उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया गया। उसमें से एक डीएम है, एक जिले के डीएम है। वो किस जिले के डीएम है? जिन्होंने दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी बनवाई और इस चीज के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है मिर्जापुर, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है मुरादाबाद, ऑप्शन डी है प्रयागराज। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही है। मुरादाबाद के डीएम है, मुरादाबाद के डीएम के द्वारा दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी बनवाई गई, जिस कारण से उनको पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। उत्कृष्ट कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के 3 अफसरों को पीएम अवार्ड से नवाजा गया है। 17वें सिविल सर्वेंट दिवस के मौके पर देखा जाए तो 21 अप्रैल को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से सम्मानित किया है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो पहले अधिकारी कौन है? अनुराग श्रीवास्तव है, जो कौन है? नमामि गंगे विभाग जो है इसके अपर मुख्य सचिव है अनुराग श्रीवास्तव, इनको सम्मानित किया गया है। अन्य लोग कौन कौन से हैं उसके पहले हम जान लेते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा इनोवेशन स्टेट की कैटेगरी में वर्ष 2023 के लिए यह सम्मान यूपी के जल जीवन मिशन परियोजनाओं के सोलर पावर के इस्तेमाल के अभिनव प्रयोग के लिए अनुराग श्रीवास्तव को प्रदान किया गया है। और साथ ही साथ मुरादाबाद के जो डीएम है अनुज सिंह, क्या नाम है? डीएम का नाम है अनुज सिंह। ठीक है, मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह को दिव्यांगों के लिए लाइब्रेरी बनवाने तथा बहराइच की डीएम है, नाम क्या है? मोनिका रानी। ठीक है, बहराइच की डीएम है मोनिका रानी, इनको प्रशासनिक कार्यों के लिए पीएम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो आप समझ गए उत्तर प्रदेश के 3 अधिकारी हैं, 3 अधिकारियों को पीएम पुरस्कार से सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रशासन के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट कार्यों के लिए। नाम जरूर याद रखिएगा। अनुज सिंह जो है ये मुरादाबाद के डीएम है, मोनिका रानी बहराइच की डीएम है। ठीक है, और वहीं पर जो अनुराग श्रीवास्तव है ये नमामि गंगे विभाग में अपर मुख्य सचिव है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? भारत शिक्षा एक्सपो 2025 का थीम क्या है? भारत शिक्षा एक्सपो 2025 जो है इसका आयोजन किया जाएगा अभी। ठीक है, 24 से 26 के बीच में इसका आयोजन होगा, 24 अप्रैल से 26 अप्रैल के बीच में। इसका थीम आपको बताना है, थीम क्या है, किस थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है? एजुकेशन फॉर ऑल, इंस्पायरिंग लर्निंग, शेपिंग टुमारो, भारत शिक्षा संकल्प, फ्यूचर ऑफ डिजिटल लर्निंग। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है हमारा? जो भारत शिक्षा एक्सपो 2025 है इसका आयोजन किया जा रहा है इंस्पायरिंग लर्निंग शेपिंग टुमारो, इसी थीम पर इसका आयोजन किया जा रहा है भारत शिक्षा एक्सपो 2025 का। यहां पर हम बात करें भारत शिक्षा एक्सपो के बारे में तो भारत शिक्षा एक्सपो नॉलेज पार्क स्थित इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 24 से 26 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये नोएडा के देखा जाए, नोएडा का जो नॉलेज पार्क है, ठीक वहीं पर इंडिया एक्सपो सेंटर, उसी एक्सपो सेंटर में 24 से 26 अप्रैल के बीच में भारत शिक्षा एक्सपो, इंडिया एजुकेशन एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, आगे हम चर्चा कर ले। इसका आयोजन जो है इंस्पायरिंग लर्निंग शेपिंग टुमारो विषय पर किया जा रहा है। ठीक, किस विषय पर किया जा रहा है आयोजन? इंस्पायरिंग लर्निंग शेपिंग टुमारो। ठीक, आगे हम बात करें 24 से 26 अप्रैल तक चलने वाले इस एक्सपो में पहली बार उत्तर प्रदेश के हर जिले के स्टार्टअप अपने उत्पाद पेश करेंगे। यानी कि पहली बार ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले, 75 जिलों के यहाँ पर जो स्टार्टअप है वो अपने अपने उत्पाद यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चले। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? अंतरराष्ट्रीय श्रीराम संग्रहालय के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो अंतरराष्ट्रीय श्रीराम संग्रहालय है इसका कहां पर इसको बनाया जाएगा? तो ये 100 करोड़ की लागत से, ठीक 100 करोड़ की लागत से अयोध्या में बनाया जाएगा, अयोध्या में। ठीक है, अब आपको बताना इसका उद्देश्य क्या है, किस लिए बनाया जा रहा है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, रामायण कालीन जो ज्ञान है उसका प्रचार करने के लिए, धार्मिक स्थलों के विकास के लिए, या राम मंदिर के प्रबंधन के लिए। तो यहां पर देखा जाए
जो अंतरराष्ट्रीय श्रीराम संग्रहालय है, इसके निर्माण के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके निर्माण के पीछे का मुख्य उद्देश्य है रामायण कालीन जो ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना। ठीक है, रामायण कालीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से ही अंतरराष्ट्रीय श्रीराम संग्रहालय के जो उद्देश्य है, मतलब इसका जो बनाया जाएगा इस संग्रहालय को, ठीक है, कहां पर? अयोध्या में 100 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? रामायणकालीन ज्ञान का प्रचार करना। पॉइंट पे चर्चा कर ले तो अयोध्या में 100 करोड़ की लागत से अंतरराष्ट्रीय श्रीराम संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। श्री राम के जीवन से जुड़े तमाम प्रसंगों को यहां चित्रों के जरिए प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें रामायणकालीन उपचार, रामायणकालीन समाज व्यवस्था के बारे में लोगों इससे जान सकेंगे, लोगों को जानकारी प्रदान की जाएगी। जो रामायणकालीन उपचार व्यवस्था थी, साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था थी, उनके बारे में लोग यहां से जान सकेंगे। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय में पूरे विश्व में मौजूद श्री राम से जुड़े साक्ष्यों को स्थापित किया जाएगा। पूरे विश्व में जो श्री राम से जुड़े विभिन्न तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों को स्थापित करने का कार्य किया जाएगा इस इंटरनेशनल श्री राम म्यूजियम में। ठीक है, कहां पर स्थापित किया जाएगा? अयोध्या में स्थापित किया जाएगा 100 करोड़ रुपए की लागत से। तो उद्देश्य आपको पता चल गया। उद्देश्य क्या है? रामायणकालीन उपचार, रामायणकालीन समाज व्यवस्था के बारे में। तो इससे क्या पता चलता है कि जो रामायणकालीन ज्ञान है उसका प्रचार प्रसार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न पे चले। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? 8 कह रहा है कपिध्वज किस प्रकार का वाहन है? एक वाहन है कपिध्वज। ठीक है, या तो आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछेगा कि हाल ही में चर्चा में रहा कपिध्वज क्या है? लड़ाकू टैंक, जल थल दोनों स्तरों पर चलने वाला वाहन, अंतरिक्ष रॉकेट या पनडुब्बी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ये जल और थल दोनों पे चलने वाला वाहन है। ठीक, दोनों पे चलने वाला वाहन है, भारतीय सेना के द्वारा इसका यूज किया जा रहा है। चर्चा कर ले तो न्यू एक्सपर्ट मोबिलिटी व्हीकल कपिध्वज, इसके बारे में चर्चा करें तो सियाचिन में भारतीय सेना ने एक विशेष वाहन कपिध्वज को शामिल किया है, जिसे कठिन इलाके में सेना की आवाजाही, लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑपरेशन में मदद के लिए डिजाइन किया गया है। आगे पर चर्चा करें, कपिध्वज एक प्रकार का मोबाइल वाहन है जो कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है। जो कपिध्वज है, परीक्षा में आपसे पूछे कि कपिध्वज क्या है, तो एक प्रकार का मोबाइल वाहन है। ठीक है, एक प्रकार का मोबाइल वाहन है जो भारतीय सेना को आवाजाही में सपोर्ट करता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट करता है, तथा जो विभिन्न ऑपरेशन संचालित किए जा रहे हैं उन ऑपरेशनों में भी सपोर्ट करता है। चर्चा करें तो कपिध्वज एक ऑल टरेन व्हीकल एम्फीबियस है। ठीक, ऑल टरेन व्हीकल एम्फीबियस है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जल और थल दोनों में चल सकता है। ठीक है, जल और थल दोनों में आसानी से चल सकता है, इसीलिए इसको ऑल टरेन व्हीकल एम्फीबियस कहा जाता है। ऑल टरेन व्हीकल एम्फीबियस का मतलब यही होता है कि कोई भी वाहन ऐसा है जो जल थल दोनों में चल सकता है, उसको ऑल टरेन व्हीकल एम्फीबियस वाहन कहा जाता है। ठीक है, और कपिध्वज यही है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे कि हाल ही में चर्चा में रहा कपिध्वज क्या है, बता दीजिएगा ऑल टरेन व्हीकल एम्फीबियस वाहन है। आगे देखें, यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान रखने वाले शेर्प एन, ठीक है, शेर्प एन 1200 का भारतीय संस्करण है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देश का वह पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने हीट एक्शन प्लान को कार्यान्वित किया है? देखा जाए तो भारत में अब तक 23 राज्य ऐसे हैं, 23 राज्यों ने हीट प्लान, जो हीट प्लान होता है ना, हीट एक्शन प्लान बनाया तो है, लेकिन कार्यान्वित किसने किया है? तो दिल्ली ने किया है। यहां पर सही आंसर डी हो जाएगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो दिल्ली पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसने हीट एक्शन प्लान को कार्यान्वित किया है। राज्यों में देखा जाए और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों में दिल्ली का पहला स्थान है। यहां पर लिखा भी है, दैनिक जागरण की खबर है कि देश भर के 23 राज्यों ने बनाया प्लान, लेकिन कार्यान्वित दिल्ली ने किया। सबसे पहले किसने कार्यान्वित किया है? दिल्ली ने कार्यान्वित किया है। चर्चा कर लेते हैं हीट प्लान के बारे में, जो दिल्ली का हीट प्लान है। ठीक है, हीट एक्शन प्लान। दिल्ली बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट अ हीट एक्शन प्लान। ठीक है, चर्चा करें, देश के 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान बनाए गए हैं, लेकिन इसे कार्यान्वित करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया है। लू के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, बस स्टॉप पर ग्रीन रूफ और सभी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक रोगियों के लिए विशेष वार्ड हीट एक्शन प्लान 2025 का हिस्सा है। यहां पर देखा जाए तो इस बार जो गर्मी पड़ने वाली है, बहुत प्रचंड और बहुत भयानक गर्मी पड़ने वाली है। इसके लिए देखा जाए जलवायु परिवर्तन को देखते हुए प्रत्येक राज्य ने हर बार, मतलब आप देखा जाए 2022-23 से, ठीक है, जब से जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद से
अक्सर जो हीट एक्शन प्लान रहते थे वो चर्चा में रहते थे। हीट एक्शन प्लान से संबंधित सवाल भी उत्तराखंड पीसीएस ने पूछा। उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा में पूछा गया, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर होता था, जीएस पेपर 6, ठीक है, जीएस पेपर 6 वहां पर होता। देखिए अभी तक क्या था कि उत्तराखंड पीसीएस 2021 का जो एग्जाम हुआ था, 2021 तक उसके पैटर्न में 7 पेपर होते थे, ठीक, इतिहास, भूगोल, फिर उसके बाद में एनवायरमेंट साइंस, मैथ का एक पेपर होता था। फिर उसने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, सेम यूपी का पैटर्न फॉलो कर लिया। उसके पहले उत्तराखंड पीसीएस में जो 2021 तक 7 पेपर होते थे, तो उसमें साइंस का एक अलग पेपर होता था, पूरा पेपर साइंस का होता था। उसमें देखा जाए तो हीट एक्शन प्लान पूछा था, ठीक है, हीट एक्शन प्लान जो था, हीट एक्शन प्लान के बारे में पूछा था कि हीट एक्शन प्लान क्या है, उसके बारे में डिस्क्राइब करना था 200 शब्दों में। तो हीट एक्शन प्लान क्या होता है, जो गर्मियां होती हैं, गर्मियों के दौरान क्या क्या हमारे जो प्रीएम्प्टिव एक्शन होते हैं उनको प्रदर्शन करता है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए पहली बार दिल्ली ने इस हीट एक्शन प्लान को कार्यान्वित भी कर दिया है। इस प्लान का उद्देश्य दिल्ली को भीषण गर्मी के प्रति लचीला बनाना, जीवन की रक्षा करना, हर एक मौसम को इसके निवासियों के रहने योग्य बनाना। खास बात यह है कि यहाँ पर देखा जाए तो ना सिर्फ ह्यूमन लाइफ्स को कवर किया गया है, जीव जंतुओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है। दिल्ली का जो हीट प्लान है, हीट एक्शन प्लान, ये हीट एक्शन प्लान केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, जीव जंतुओं के ऊपर भी इंप्लीमेंट किया जाएगा। किस प्रकार से उनको अच्छी सुविधाएं दी जा सकती है गर्मी के मौसम में। जो लू चलेगी तो लू में बहुत से जीव जंतु हैं, पानी की वजह से मर जाते हैं, तो उन सब चीजों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा इस दिल्ली के हीट एक्शन प्लान में। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बीपीएससी वाले खास ध्यान देंगे, और उत्तर प्रदेश वाले जो बीपीएससी देने जाते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बिहार के किस शहर में सूर्य किरण एरोबोटिक शो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ठीक है। यहां पर देखा जाए बिहार के किस शहर में, ठीक है, बिहार के किस शहर में सूर्य किरण एरोबोटिक शो का आयोजन किया जा रहा है, कौन सा शहर है, राजगीर, मधुबनी, पटना या बोधगया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। पटना में पहली बार सूर्य किरण एरोबोटिक शो का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, सूर्य किरण एरोबोटिक शो का आयोजन किया जा रहा है। बेसिकली एरो शो है एक प्रकार का। चर्चा कर लें, पटना में पहली बार सूर्य किरण एरोबोटिक शो का आयोजन। बिहार की राजधानी पटना में पहली बार भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबोटिक टीम ने रोमांचक एयर शो होने जा रहा है इनका। 22 और 23 अप्रैल को जननायक गंगा पथ पर आयोजित किया जाएगा, जो गंगा नदी के किनारे स्थित एक आकर्षक स्थल है। यहां पर चर्चा करें, इस आयोजन का मकसद देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है, साथ ही साथ वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन करना है तथा युवाओं को भारतीय वायुसेना में करियर के लिए प्रेरित भी करना है। तो उद्देश्य क्या है, किस वजह से इसका आयोजन किया जा रहा है, यहां पर देखा जाए बेसिकली जो इसका आयोजन हो रहा है, इसके आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है, देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया जाए, वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन करना, और पहली बार है कि पटना में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, जाने रहिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इस बार देखा जाए तो बीपीएससी में बहुत से ऐसे इवेंट हो रहे हैं, जैसे राजगीर में राष्ट्रीय खेलों का आयोजन पहली बार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में सेपक टाकरा वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, मैंने आपको पढ़ाया था सेपक टाकरा वर्ल्ड कप के बारे में, ठीक है। तो जो भी इवेंट पहली बार हो रहा है ना बिहार में, वो बीपीएससी वाले उसको पिन पॉइंट करके याद रखिएगा, उसको एकदम हाईलाइट करके रखिएगा बीपीएससी के लिए खास करके। चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, स्टटगार्ट ओपन 2025 में किसने विश्व नंबर 1 आर्याना सबालेंका को हराकर खिताब जीता है, नाओमी ओसाका, एस्ले बार्टी, जेलेना ओस्टापेंको, इगा स्वेटेक, किसने जीता है। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो स्टटगार्ट ओपन 2025 है, इसमें आर्याना सबालेंका को हरा के जेलेना ओस्टापेंको ने खिताब को जीत लिया है, ठीक है। यहां पर इस खिताब को, जो स्टटगार्ट ओपन 2025 था, इसको किसने जीता है, जेलेना ओस्टापेंको ने जीता है। चर्चा कर ले स्टटगार्ट ओपन 2025 के बारे में। जेलेना ओस्टापेंको ने 21 अप्रैल को पोर्श ग्रैंड प्रिक्स फाइनल में नंबर 1 रैंक वाली आर्याना सबालेंका को 6-4, 6-1 से हराकर 6-4, 6-1 से हराया है और स्टटगार्ट ओपन जीत लिया है। यहां पर बात करें, जो ओस्टापेंको है 4 मुकाबलों में पहली बार आर्याना सबालेंका को हराया है। अब तक आर्याना सबालेंका से 4 बार इनका मुकाबला हुआ है, ठीक है, 4 बार में पहली बार इन्होंने आर्याना सबालेंका को हराया है। वहीं पर हम बात करें तो 2017 के बाद, ठीक है, 2017 में जो फ्रेंच ओपन हुआ था, उस फ्रेंच ओपन के बाद इन्होंने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता है, ठीक है। 2017 के बाद पहला क्ले कोर्ट खिताब किसने जीता है, जेलेन ओस्टापेंको ने जीता है, ठीक है। आगे बात करें, जो पोर्श ग्रैंड प्रिक्स एक प्रतिस्पर्धा है, ठीक है,
टेनिस टूर्नामेंट है जो हर साल स्टटगार्ट जर्मनी में आयोजित किया जाता है, इसी वजह से इसको स्टटगार्ट ओपन के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली नाम इसका क्या है, पॉर्स ग्रैंड प्रिक्स इसका नाम है। टेनिस की प्रतियोगिता है पॉर्स ग्रैंड प्रिक्स, ये टेनिस टूर्नामेंट है और इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, हर साल स्टटगार्ट जर्मनी में किया जाता है। परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि स्टटगार्ट कहां पर है, तो स्टटगार्ट कहां पर है, जर्मनी में है, ठीक है। और यही इसी वजह से यहां पर देखा जिसको स्टटगार्ट ओपन के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम बात करें, यह एक इंडोर क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है जो महिला टेनिस में एक महत्वपूर्ण आयोजन है, ठीक है। क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है, ये याद रखिएगा। जो स्टटगार्ट ओपन होता है ये टेनिस से संबंधित है और क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है। इसको इस बार किसने जीता है 2025 में, जेलेना ओस्टापेंको ने जीता है। किसको हरा के, आर्याना सबलेंका को हरा के। चलिए अंतिम प्रश्न पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 12। फोटो ऑफ द ईयर 2025 किस विषय से संबंधित थी। जो दो फोटो ऑफ द ईयर 2025 जिसको चुना गया वो किस विषय से संबंधित था, किस थीम पर आधारित था। गाजा के शरणार्थियों का जीवन, युद्ध में हाथ गंवा चुके फिलिस्तीनी बच्चे का तस्वीर, अफगान महिला शरणार्थी की पीड़ा, यूक्रेन संघर्ष में घायल सैनिक। तो यहाँ पे आप फोटो से आपको पता चल रहा है किस चीज पर, किस थीम पर आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ पर युद्ध में हाथ गंवा चुके फिलिस्तीनी बच्चे के ऊपर था, ठीक है। इसी तस्वीर के लिए फोटो ऑफ द ईयर 2025 इसी फोटो को चुना गया है, ठीक। फोटो आप देख सकते हैं, यही फोटो है। अब यहाँ पर बात कर ले, फोटो ऑफ द ईयर बनी जंग में दोनों हाथ खोने वाले फलस्तीनी बच्चे की तस्वीर। चर्चा कर ले पॉइंट पर, तो इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवा चुके फिलिस्तीनी बच्चे की तस्वीर को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर चुना गया है, ठीक है। आगे बात करें, कतर में रहने वाली फिलिस्तीनी फोटोग्राफर समर अबू एल्फा, ठीक, समर अबू एलाफ ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए यह तस्वीर ली थी, ठीक है। यह याद रखिएगा ये तस्वीर किसने ली थी, ये तस्वीर द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए ली गई है। और किसने ली है, यहां पर देखा जाए तो समर अबू एलाफ, ठीक है। समर अबू एलाफ जो है ये कतर में रहने वाली एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है, महिला फोटोग्राफर है। इन्हीं के द्वारा यह तस्वीर ली गई थी न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए। आगे बात करें, इसमें एक 9 वर्षीय फिलिस्तीनी बच्चे महमूद अज़्ज़ौर को दिखाया गया। नाम याद रखिएगा, लड़के का नाम, जो लड़का है उस लड़के का नाम, ये जो लड़का है इसका नाम क्या है, महमूद अज़्ज़ौर इसका नाम है, ठीक है। आगे बात करें, जो युद्ध के कंधों, युद्ध में देखा जाए तो इसमें कंधों से नीचे अपने दोनों बांह खो चुका है। फोटो पत्रकारिता की प्रतियोगिता में 141 देशों में देखा जाए तो 59,320 फोटोज भेजे गए थे, जिसमें से इसे सर्वश्रेष्ठ फोटो माना गया और फोटो ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसके चुना गया है, फिलिस्तीनी बच्चे की तस्वीर है जिसने अपने दोनों हाथ गवा दिए हैं। नाम क्या है, महमूद अज़्ज़ौर नाम है। किसने फोटो ली थी, तो इस फोटो को लेने का कार्य किसने किया था, समर अबू एलाफ ने किया था, जो कतर की रहने वाली एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है, ठीक है। कतर में रहने वाली एक फिलिस्तीनी फोटोग्राफर है और इसी फोटो को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। और ये फोटो जो लिया गया किसके लिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के लिए लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर आज अपने इस क्लास में हमने कुल 12 प्रश्नों की चर्चा की। अब 12 प्रश्नों की चर्चा की, मैं आपको बता दूं कि आपको जो प्रिंटेबल पीडीएफ मिलता था, जिस प्रकार से डेली प्रिंटेबल पीडीएफ मिलता है, सेम वैसे प्रिंटेबल पीडीएफ आपको मिलता रहेगा। क्लास क्वेश्चन आंसर के फॉरवर्ड में अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इसको आप बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आगे हम इसी प्रकार से कंटिन्यू करेंगे, वरना जैसे हमारी क्लास चल रही थी सेम उसी पैटर्न पर हम लोग फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ मैं अभ्यास प्रश्न आपसे पूछूंगा। ये अभ्यास प्रश्न कुछ पुराने हैं, ठीक है। कुछ पुराने का मतलब ये हो जाता है कि आज की क्लास पर आधारित नहीं है, पुराने करंट अफेयर पर आधारित है। जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछे गए इनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया है उसका उत्तर, उसका जवाब भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। जवाब क्या देना है आपको, क्लास आपकी आज जिस प्रकार से चली है क्वेश्चन आंसर के फॉरवर्ड में, क्या आप ऐसे ही चाहते हैं या जैसे हमारी अभी तक 1 जनवरी से लेकर 21 अप्रैल तक चलती रही उसी प्रकार से चाहते हैं। पहला प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल, 5 जून, 16 सितंबर या 21 मार्च, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की जा रही है। भारत का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय जो है इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश के किस शहर में की जा रही है, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहां स्थापित किया गया है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या केरल। क्वेश्चन नंबर 4 और अंतिम प्रश्न है, कल्प वृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर या प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 4 कल्प वृक्ष संग्रहालय के बारे में पूछा है, इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया, लखनऊ, नई दिल्ली, जयपुर या प्रयागराज। इन 4 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, साथ ही साथ मेरे सवाल का जवाब भी देना है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, पसंद आया करे तो अपने दोस्तों के साथ साझा किया करिए, किसी ग्रुप में भी भेजा करिए।
लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे, कंटेंट हमारा परिवर्तित होता रहेगा, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहेंगे घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने इस बातों को यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।